बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। टारगेट किलर्स में भी नाम, इलेक्शन कमीशन का भी हदफ। लगता है कोई एमक्यूएम को निशाना बना रहा है। 3 दिन की वजारत आला के दौरान शहबाज शरीफ मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हैं। पंजाब में उर्दू जरिया तालीम खत्म, जो काम अंग्रेज न कर सके खादिम आला कर गए। पीपल्स पार्टी अदलिया महाजराय का एक और बाब बंद। सदर मुमलकत अब पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन नहीं रहे। शाहजेब कत्ल केस में मोजज़े पर मोजज़ा हो रहा है। पहले मुल्जिम कमसिन बताया गया, फिर प्रोसिक्यूटर बदला गया और अब गवाही मुनहरिफ। पाकिस्तान में जमहूरी अंदाज में इंतकाल इक़्तिदार का मरहला बगैर किसी फौजी मुदाखलत के आगे बढ़ रहा है। हम चूंकि फेयर प्ले यानी साफ शफाफ तरीक़ाकार के आदी नहीं है, इसलिए हमें रह रह कर कहीं ना कहीं साजिश होती महसूस होती है। और वो तबके जिनके हाथ से इक़्तिदार का ये खेल निकल गया है, वो अपनी डुगडुगियां घुमा घुमा कर बचाने की हसरत दिल में लिए नीम दिली से खेल का हिस्सा बनने की नाकाम कोशिशें करके थक गए। निगरान वज़ीर आज़म आइन में तयशुदा तरीक़ाकार के तहत मुंतखब होकर हलफ उठा चुके। काबीना भी जल्द सामने आ जाएगी। सियासी जमातें इंतखाबात के लिए अपना अपना रास्ता माप रही हैं, लेकिन इस सारे अमल में एक ऐसी जमात है जो किसी अनदेखे हिसार में धकेली जाती महसूस हो रही है। मेरी मुराद एमक्यूएम से है। जरा गौर कीजिए, पिछले 5 साल ये हुकूमत का हिस्सा रही और आखिरी दिनों में पीपल्स पार्टी को लियारी की मोहब्बत ने सताया। पीपल्स पार्टी ने जराइम पेशा अफराद के सरों पर रखी गई कीमत वापस ले ली, जिसका दूसरा मतलब एमक्यूएम के खिलाफ एक मुतहरब और मुसल्ला जत्थे को खुली छुट्टी देने के बराबर इक़दाम था। एमक्यूएम को वक्त रुखसत पीपल्स पार्टी से इस इक़दाम की तवक्को ना थी, इसलिए एहतजाजन इक़्तिदार से अलहदा हो गई। इस अलहदगी के बाद कराची बदअमनी केस में पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि गिरफ्तार किए जाने वाले 224 टारगेट किलर्स में से 81 टारगेट किलर्स का ताल्लुक एमक्यूएम से है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कराची बदअमनी केस में ही नई हल्काबंदियों का हुक्म जारी किया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे पर कराची में वोटर लिस्टों की तस्दीक फौज के जरिए घर घर जाकर करने का हुक्म दिया। एमक्यूएम इन तीनों इक़दामात को अपने खिलाफ हमला तस्वुर करती है और कहती है कि एमक्यूएम के वोट बैंक पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट को नई हल्काबंदियों के सिलसिले में आईनी और कानूनी रुकावटों का हवाला दिया, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अब नई हल्काबंदियों के खिलाफ एमक्यूएम सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर चुकी है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हल्काबंदियां करने का नोटिफिकेशन 22 मार्च को जारी किया गया, जबकि सदर मुमलकत ने 20 मार्च को 11 मई के दिन आम इंतखाबात करवाने का ऐलान करके दरअसल इंतखाबी अमल का ऐलान कर दिया था। इसके बाद ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन मसला तो सुप्रीम कोर्ट का है, जिसने ये हुक्म 20 मार्च से बहुत पहले जारी कर दिया था। सवाल सिर्फ इतना है कि एमक्यूएम को इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी और नई हल्का बंदियों में अपने खिलाफ साजिश क्यों महसूस हो रही है? क्या कोई एमक्यूएम को 12 मई 2007 का जवाब देना चाहता है, या फिर एमक्यूएम को दीवार के साथ लगाकर कोई कराची में इंतखाबात के लिए हालात अबतर करना चाहता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर और साबिक विफाकी वजीर खालिद मकबूल। खालिद मकबूल साहब, हर्ज क्या है अगर नई हल्का बंदियां हो जाएं? आपकी जमात सबसे पॉपुलर जमात है कराची की, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जनाब, हल्का बंदियाँ होनी चाहिए, लेकिन किसी की ख्वाहिशात में नहीं, आइनी और कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए। और आइन ये कहता है कि मर्दमशुमारी के बाद ही हल्का बंदियाँ की जा सकती हैं। अभी तो मर्दमशुमारी ही नहीं हुई है, और जब एक बार इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया तो उसके बाद बताइए दुनिया के कौन से आइन और कानून के तहत आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक एक शहर की चंद मखसूस नशिस्तों पर वहाँ के मैंडेट को तकसीम करने के लिए आप जो है हल्का बंदियाँ कराएं। और मैं समझता हूँ कि ये अगर तमाम कई सियासी जमातें मिलकर भी इस किस्म का कोई मुतालबा कर रही थी, तो उनके पास कराची की आवाम का 10% भी मैंडेट नहीं है। कराची की आवाम का जिनके पास 85% मैंडेट है। जी, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले दे दिया था, अभी इंतखाबी अमल शुरू भी नहीं हुआ था। और ये साथ साथ ये भी बताइए कि हल्का बंदियों का फैसला अगर आप सिंध हाई कोर्ट में गए हैं, आपके खिलाफ एक मरतबा फिर आता है, तो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे फिर भी आप? देखिए, इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला
तो MQM बैठ के करेगी। लेकिन जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस किस्म का फैसला दिया था, तो हमारा सवाल तो यह है कि क्या ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है? अगर ये आइन से मुतसादिम है तो इस फैसले पे क्या हमें हक हासिल नहीं कि एहतजाज करें? और इसीलिए हमने आइनी रास्ता इख्तियार करते हुए, कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ही कल रुजू किया है कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए, क्योंकि ये फैसला मुकम्मल तौर पर गैर आइनी और गैर कानूनी है। लेकिन हल्का बंदियों पर तो पार्टीज नहीं गई। उन्होंने तो कहा कि फौज की निगरानी में होनी चाहिए, हर जगह फौज नजर आए, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन कमिश्नर है सिंध के, उनको तब्दील किया जाए। उनके मुतालबा तो इस तरह के थे। हल्का बंदियों का तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ये मुतालबा नहीं जनाब, ये मुतालबा शुरू से शामिल रहा है, इसमें मुजाहरे होते रहे हैं और तमाम जमातें इस पर मुतालबे इनके सामने आते रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी किया तो उसकी वजूहात बताई जाएंगी। कराची में क्यों की जा रही हैं? पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान में वोट और बोगस वोट का जो तनासुब है वो कराची से ज़्यादा दूसरे इलाकों में है। अगर आपको हल्का बंदियाँ करनी थी तो पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं की गई? सिर्फ कराची में चंद मखसूस इलाकों में क्यों गई? वो नशिस्तें, वो हल्का बंदियाँ जहाँ से MQM ने कामयाबी हासिल की थी, क्या वजह है कि सिर्फ उन हल्का बंदियों को तब्दील किया गया है? इल्जाम ये लगाया जाता है कि खौफ की फिजा में इलेक्शंस और कानूनी से ज्यादा सियासी फैसला मालूम होता है। ये आईनी से और कानूनी से ज्यादा सियासी फैसला मालूम होता है। इल्जाम ये लगता है कि कराची में इल्जाम ये लगता है कि कराची में खौफ की फिजा में इलेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से ये जरूरी था कि इस तरह से किसी एक जमात की जारादारी ना रहे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। क्या वाकई खौफ होता है जिसकी वजह से MQM को फायदा होता है? देखिए, क्या मजाक है कि मर्दमशुमारी के मामले को अमन और आमा के मसले से जोड़ा जाए? ये किस तरह हो सकता है? अमन और आमा के मसले के लिए फिर आप वो इक़दाम करें जिससे अमन कायम करने वाले इदारों की तत्हीर की जाए, उसको मजबूत किया जाए जी। कराची में अमन और आमन के मसले को मर्दमशुमारी और इलेक्शन के मसले से कैसे जोड़ा जा सकता है? लेकिन ये बात तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि मर्दमशुमारी सीटें बढ़ाने के लिए है, हल्का बंदियों के इससे ताल्लुक नहीं है। इसलिए जो कुछ सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसी पर हमने एतराज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गए कि देखिए, एक बार आपने जो फैसला दिया है उस पर नजरसानी कीजिए। आपका फैसला आईनी और कानूनी से ज्यादा सियासी मालूम हो रहा है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की जगह सिंध हाई कोर्ट गए हैं। आवाम को, जनाब, कराची की आवाम को बड़ा गलत मैसेज दिया जा रहा है। आप उनको हमेशा दीवार से लगाते रहे हैं और ये एक बार कई 20 साल से आप जो कराची के अंदर मुख्तलिफ अंदाज में ऑपरेशंस करते रहे, कराची के अवाम के खिलाफ साजिशें करते रहे, उसमें दिल आपका नहीं भरा, आपकी तसल्ली नहीं हुई है। अब आप दीवार से लगाने की साजिशें कौन कर रहा है MQM के खिलाफ? जनाब, यहां होती रही हैं, यहां पर सियासी कुव्वतें भी करती रही हैं, दीगर कुव्वतें भी करती रही हैं, लेकिन सब जानते हैं कि कराची में फौजी ऑपरेशन के दौरान भी, मुख्तलिफ जब्र के दौर में भी कराची की आवाम को MQM से दूर नहीं किया जा सका। आज कराची की आवाम में खौफ से ज्यादा इस हवाले से गुस्सा, गम और गुस्सा ज्यादा है कि उनके मैंडेट को चुराने, खत्म करने और तब्दील करने के लिए सही हर तरह की सरकारी, गैर सरकारी, सियासी, गैर सियासी तरीके और हरबे इस्तेमाल किए। डिप्टी कमिश्नर खालिद मकबूल, बहुत शुक्रिया आपका। MQM का कहना है कि उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश है, नई हल्का बंदियां करना, और इंतखाबात में हर सूरत MQM जाएगी, जिस तरह से पहले भी उन्होंने इस तरह के हालात का मुकाबला किया है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। 3 दिन की वजारत आला के दौरान शहबाज शरीफ मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हैं। पंजाब में उर्दू जरिया तालीम खत्म, जो काम अंग्रेज न कर सके खादिम आला कर गए। अगर बड़ा जलसा मकबूलियत का पैमाना है तो आज नवाज शरीफ ने मानसरा में बड़ा जलसा करके तहरीक इंसाफ को जवाब दे दिया है। अपने खिताब में नवाज शरीफ ने हाजरीन को एक एक करके माजी की सारी खिदमात गिनवाई, मुस्तकबिल के मंसूबों का हवाला दिया और रोशन मुस्तकबिल की चमकती वादियों का जिक्र भी किया। इनकी तकरीर में रोल मॉडल पंजाब हुकूमत थी, वो पंजाब हुकूमत जिसने रिकॉर्ड मुद्दत में मेट्रो बस मंसूबा मुकम्मल किया, लैपटॉप देकर नौजवानों को अपनी तरफ रागिब किया।
उजाला स्कीम, दानिश स्कूल जैसे मंसूबों को पंजाब हुकूमत अपनी कामयाबियों का निशान करार देती है। लेकिन ये हुकूमत जाते हुए काम ऐसा भी कर गई जिस पर कल को सवाल उठेंगे और जवाब मांगा जाएगा। वो काम ये कि इसने सरकारी स्कूलों में जाते जाते जरिया तालीम उर्दू को खत्म करके अंग्रेजी नाफिज कर दिया है। यानी जो काम अंग्रेज ना कर सके वो खादिम आला पंजाब कर गए, वो भी हुकूमत खत्म होने के बाद और मैंडेट के बगैर। उनकी सदा पर मुझे मुस्लिम लीग के बानियों में शुमार नवाब वकार मुल्क याद आ गए, जिन्होंने अंग्रेजों की उर्दू दुश्मनी पर एक जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि अगर अंग्रेज सरकार उर्दू खत्म करने पर ही तुल गई है तो ठीक, हम अंग्रेज सरकार को उर्दू जुबान को दफनाने की जहमत नहीं देंगे, बल्कि अपने हाथों से उसका जनाजा उठाएंगे और दफन भी करेंगे। एक बहुत बड़े हुजूम से खिताब करते उन्होंने ये शेर पढ़ा था तो पूरे बर्रे सगीर में उर्दू के दिफा के लिए तहरीक घर घर से शुरू हो गई थी। वो शेर था, चल साथ के हसरत दिले महरूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। इस हवाले से बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी से। हनीफ अब्बासी साहब, एक तरफ पंजाब हुकूमत यूथ इनिशिएटिव लेती है, मगर ये क्या कि कभी हम देखते हैं इस्लामी इक़्तिबास निकाल दिए जाते हैं, सैयदना उमर फारूक का मजमून निकाल दिया जाता है, अल्लामा इकबाल की नज़में निकाल दी जाती हैं और अब तो उर्दू ही खत्म करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, मैं उसामा, एक तो आपने बड़ी माशाल्लाह पहले तो सारी गुफ्तगू आपने की, मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा, आपने बड़ी सनसनी फैला दी और वकारुल मुल्क और आप पार्टीशन से पहली बात पे लेके चले गए। मेरा सिर्फ यह कौम को बताएं हुआ क्या है, मुझे तो नहीं पता, आप बताएं कि कौम को कि हुआ क्या है, क्या निकाल दिया गया है। मेरे भाई इस तरह नहीं है जैसे आप बयान फरमा रहे हैं। अच्छा, देखिए, अगर इस मुल्क के क्या उर्दू को अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू कर दिया गया है? क्या इस्लामिक स्टडी को अंग्रेजी में शिफ्ट कर दिया गया है? आप मुझे बताएं हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। हुआ ये है कि गरीब का बच्चा जाता था, सही फरमाइए, मेरी बात सुन ले जी, बात गरीब का बच्चा जाता था प्राइवेट स्कूलों में और वो जाके वहां फर अंग्रेजी बोलता था। अब हमारा नर्सरी का पंजाब स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, पहली जमात में पढ़ने वाला बच्चा उसी तरह फर अंग्रेजी बोलेगा, लेकिन जो कुरानी आयात होंगी उनको अरबी में ही पढ़ेगा, जो उर्दू होगी उसको उर्दू में ही पढ़ेगा, जो उर्दू की किताब होगी। और फिर इसी तरीके से जो साइंस की आपके सब्जेक्ट है, मुझे बताएं एफएससी जो है, क्या उर्दू में आप साइंस पढ़ते हैं? नहीं, वो तो अंग्रेजी में पढ़ते हैं आप। तो जब आप मैट्रिक में या 9th में या 10th में आप उसको उर्दू में पढ़ रहे हैं और जाके एफएससी में अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो वो बच्चे कहां पे सरवाइव करेंगे? गरीब का बच्चा फिर सरवाइव नहीं कर सकता। दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक को देख लें, कोई एक मिसाल मुझे दे दे जहां वो मादरी जुबान में ना पढ़ते हो। चीन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, बर्तानिया, कोई एक मुल्क देख लें, वहां सब अपनी मादरी जुबान में। ये आपने इन्वेस्टिगेशन की नहीं। फिर ये जितनी आपने चाइना की मिसाल मैं देता हूं, चाइना बहुत तेजी के साथ अंग्रेजी की तरफ रागिब हो रहा है। अगर मेरी बात गलत हो तो आप कल प्रोग्राम रख लें और उसके ऊपर आप स्टडी कर लें उसको। फ्रांस भी हो रहा है, जर्मनी भी हो रहा है, स्विट्जरलैंड भी हो रहा है। जी जी, देखिए मेरी बात सुन लें। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम उन बच्चों का अपने उन बच्चों से मुकाबला करवाएंगे जैसे हमने एचिसन का और लॉरेंस कॉलेज के बच्चों का मुकाबला अपने राजनपुर, चिश्तिया और मियांवाली और डेरा गाजी खान के दानिश स्कूलों के अंदर हम एचिसन और लॉरेंस कॉलेज के गरीब के बच्चे से मुकाबला करवाएंगे, अमीरों के बच्चों का। इसी तरह जैसे अभी ये लैपटॉप की बात की, सोलर लैंप्स की बात की, और आप इंटर्नशिप की बात करें 50,000 की, आप 60,000 स्कॉलरशिप जो 5 साल में हमने बच्चों को दिया, यूके और जर्मनी भिजवाया। हम उन बच्चों की बात करें लाइक 5 की, जिनको हमने हर साल उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने पे लाखों नहीं करोड़ों रुपए के इनामात दिए। यानी उन बच्चों की बात करें यहाँ पे जनरल साइंस, आपको पता है जिसने हम रियाजी और जनरल साइंस अंग्रेजी में पढ़ाकर तरक्की करेंगे। इस्लामियात छोड़ दें, रियाजी, जनरल साइंस अब हम अंग्रेजी में पढ़ाकर तरक्की कर सकेंगे। देखिए मेरी बात सुने, आप प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाए, प्राइवेट स्कूलों में चले जाए, जहां अमीरों का बच्चा पढ़ता है तो वहां तो अंग्रेजी में पढ़ेगा और हमारा बच्चा उसको कंपीट नहीं कर सकता था। और अभी तक हमने 2 ऑप्शंस खुली रखी हुई हैं, यानी उर्दू में भी वो एग्जाम दे सकेगा और अंग्रेजी में भी दे सकेगा। ये समझने की बातें हैं। बदतदरीज हम इन चीजों को जो है उन बड़े क्या हुकूमत ये नहीं कर सकती कि अगर यकसाई करना है तो हम उर्दू में कर दें? खड़ा करेंगे क्या हम उर्दू में नहीं कर सकते? अगर यकसाई निजाम तालीम करना है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उर्दू को राइज कर दे हर जगह, प्राइवेट स्कूल्स में भी। मेरी बात सुने ना, सबसे पहली बात यह है कि जैसे एक बात की आप तर्जमानी करें या कहें कि पूरे मुल्क के अंदर यकसा जो है वो तालीमी निजाम होना चाहिए, निसाब होना चाहिए, इस बात की तरफ आए। और इंशाअल्लाह ताला हमारे मंशूर में ये चीज शामिल है कि ये जो आधा तीतर और आधा बटेर कर दिया गया वो मादरी जुबान में होना चाहिए, उर्दू जुबान में होना चाहिए।
मेरी बात तो सुने ना, उर्दू जबान में हो या अंग्रेजी जबान में हो, इसका फैसला हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के मरवजा जो इस वक्त माहौल है उसके मुताबिक करेंगे, कैसे हम दुनिया को कंपीट कर सकते हैं। और ये बात मैं आपको बताऊं कि ये पॉइंट आपका वैलिड पॉइंट है और इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल यकसू है कि हम आएंगे और यकसा तालीमी निज़ाम तालीम सबको देंगे और इसका मुकाबला इंशाल्लाह ताला वो बच्चे भी करेंगे जो बच्चे इस वक्त दानिश स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, वो बच्चे भी करेंगे, जो स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं वो बच्चे भी करेंगे, जो सोलर लैंप्स के जरिए अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं वो बच्चे भी करेंगे। जो 5,000 अगली हुकूमत आएगी, आपको हुकूमत मिलेगी तब आप कोशिश करेंगे एक निजाम तालीम की। अभी फैसला हो गया है कि अंग्रेजी में अब निसाब पढ़ाया जाएगा। देखिए मैं फिर वही कहूंगा कि आप निसाब की बात ना करें, आप उन चीजों की बात करें जो अंग्रेजी में ऑलरेडी पढ़ाई जा रही हैं और उनको आप लेके जा रहे हैं। आज आपका निजाम ये तो नहीं अर्ज कर रहा कि 65 साल से अंग्रेजी जो है वो उर्दू में पढ़ाने लग जाएंगे। कौम को समझ है, उसामा मेरी बात सुन ले यार। अब कौम को समझ आनी चाहिए बात कि 65 साल में लोग मेडिकल की जो तालीम है वो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, उर्दू में नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से जब आप अपने बच्चों को एक ऐसी जगह से शुरुआत करते हैं जहां से उनका इनिशियल होता है, यानी उनका शुरू होता है एजुकेशन, वहां से अगर आप उनको यूज टू करते हैं तो उनके लिए आसानियां पैदा होगी। लेकिन हमने इसको यकसर तब्दील नहीं किया और हमने दोनों ऑप्शंस खुले रखे हैं और ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कोई कबीरा गुनाह हो गया है। ये घबराने की जरूरत है जिन्होंने 74,000 इंडिया में एमबीबीएस पंजाबी में भी हो सकता है और वो लोग बाहर नहीं भागते। फिर उसामा मेरी बात सुने, उसामा खुदा के लिए इस कौम को बताएं कि सिंध का बच्चा कैसे पढ़ रहा है, खुदा के लिए बताएं बलूचिस्तान का बच्चा कैसे पढ़ रहा है, खुदा के लिए अपनी मादरी जुबान में पढ़ा है, सिंधी पढ़ाई जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो भी पढ़ाई जा रही है। जी मेरी बात यार, उर्दू को छोड़ दें, लोगों के पास बैठने के लिए जगह नहीं है, दूसरे सूबों में टीचर्स नहीं है, बैठने के पास टीचर्स रखे हुए हैं। हमने पंजाब के अंदर 5,000 IT लैब्स बनाई है। आप अप्रिशिएट करें, आप इन चीजों को अप्रिशिएट करें। वो तो मैंने किया है, जो अच्छे इनिशिएटिव है भाई साहब, मैंने अर्ज किया उसको दानिश स्कूलों की हमने बात कर दी, हमने लैपटॉप्स की भी बात की, उजाला स्कीम की भी बात की, मगर ये जो कुछ हो रहा है इसकी तो आप खुद अभी कह रहे हैं कि आप आएंगे तो कोशिश करेंगे कि यकसा निजाम भी नहीं आई। मेरी बात तो सुने जी, कोई हिंदुस्तानी तराना भी नहीं आ गया निसाब के अंदर, पाकिस्तानी तराना मौजूद है। आयत करीमा जो पहले मौजूद थी वो मौजूद है। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के मतलब जो सब्जेक्ट मजमून था वो मौजूद है। वो निकाला गया, कुछ भी नहीं गया, नहीं सब वो निकाला गया था। अब आपका कसूर नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस किया कि उसको वापस लिया जाए। बात सुनो ना जी, मेरी बात तो सुने ना, ये आपका कसूर नहीं है। होता यह है कि ये जब आप किसी के ऊपर कोई चीज आपको तनकीद के लिए नहीं मिलती, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपने पॉलिटिकल जो अराइवल्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो वो फिर पंजाबी में कहते हैं आटा गूंदे हिल्दी क्यों है। ये फिर ऐसी सूरत हाल में आप उस वजीर आला को कह रहे हैं जिसे 24 घंटों में से 18 घंटे इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए, और आप देखें ख्वाह वो एजुकेशन का सेक्टर हो, सेहत का हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हो, किसी मुकाम के ऊपर भी ना मेरिट का दामन हाथ से छोड़ा और ना ही मैं समझता हूं कि कोई ऐसा गरीब रह गया जिसको उसका हक न दिया गया। अच्छा मुझे ये बता दें, उर्दू ज़रिए तालीम जो है वो खत्म किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? रियाजी और जनरल साइंस जो है अब वो अंग्रेजी में ही पढ़ाई जाएगी, उर्दू में नहीं बच्चा पढ़ सकेगा? नहीं, मैथ वैसे का वैसे है, मैथ वैसे का वैसे है, इस्लामिक स्टडी वैसे की वैसे है, आपकी अपना जो है पाकिस्तान स्टडी वैसे की वैसे है। आपकी सिर्फ वो सब्जेक्ट जो साइंस पर मोहित है, जो कंप्यूटर साइंसेज में आते हैं, उन चीजों को जो है वो तब्दील किया गया है और मैं समझता हूं ये खुशाइंद है और ये पाकिस्तानी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन साबित होंगी। ये मेरा अपना एक एनालिसिस है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आज के जलसे की अगर मैं बात करूं, मानसरा में बहुत बड़ा जलसा किया मियां नवाज शरीफ साहब ने। जिस तरह तब्दीली की बात करते हैं, वहां पर तो कहा जा रहा था, नए सूबे की बात की जा रही थी कि नया सूबा बनाया जाएगा, और लेकिन जनूबी पंजाब के हवाले से बात नहीं की जाती, इसकी क्या वजह है? देखिए मेरी बात सुने, हमने कभी भी उसामा ये बात नहीं की, और मैं ये तब्दीली ये वो लोग हैं जो 60-70 साल अपने आप को तब्दील नहीं कर सके और आज कहते हैं तब्दीली। हम आज से
20 साल पहले मियां नवाज शरीफ की सूरत में इस पाकिस्तान में डेवलपमेंट की सूरत में लाए थे, और उसकी बहुत लंबी मेरे पास लिस्ट है, मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन आपके क्वेश्चन तक महदूद रहना चाहता हूं। तो इसमें जो अभी आपने हुक्म दिया है कि इसके बारे में आप बताएं कि मियां नवाज शरीफ ने यह कहा कि हम तबदीली और सूबों की, हमने हजारा सूबा बनेगा वो खुश होंगे, लेकिन जनूबी पंजाब की कहीं बात नहीं करते। नहीं, हमने तो रेजोल्यूशन पास की है पंजाब असेंबली में, हमने तो भावलपुर सूबे की और जनूबी पंजाब के सूबे की रेजोल्यूशन पास की है पंजाब असेंबली के अंदर। ये मियां नवाज शरीफ ने काम किया है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जो रेजोल्यूशन नेशनल असेंबली के अंदर नहीं लेके आई। हमने तो पंजाब असेंबली के अंदर ये रेजोल्यूशन पास किया है, और हमारा ईमान है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिवली सूबे बनाएंगे जहां पे, लेकिन ये बात कि आप जुबान की बुनियाद पर, आप फिरकावारियत की बुनियाद पर इस पाकिस्तान को हम कभी भी तकसीम नहीं होने देंगे। और जहां तक जनूबी पंजाब का ताल्लुक है, उसामा एक सेकंड मुझे चाहिए, जनूबी पंजाब का मैं कंपैरिजन अपने तमाम एनालिस्ट को कहता हूं कि वो कर ले कि 2002 से 2004 से 2008 तक 80 अरब रुपया खर्च किया, वो भी पूरा हुआ या नहीं हुआ जो काफली की हुकूमत थी। हमने 280 अरब रुपया जनूबी पंजाब की महरूमियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया, और वो 280 अरब रुपए की लिस्ट देखते हैं लोग को दूंगा जो कुछ आपने किया, लोग इसको सराहते हैं या नहीं। इलेक्शंस में देखते हैं कितने वोट डलते हैं। बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बास साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो कह रहे थे कि कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं की जा रही, कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। अगर जरिया तालीम जो है उसको चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, अंग्रेजी से उर्दू में कुछ सब्जेक्ट्स में तब्दीली लाई जाएगी, हर जगह नहीं। जो इस्लामियात हैं और दीगर इस तरह के मज़ामीन हैं वो उर्दू में रहेंगे, मगर रियाजी और जनरल साइंस जो है वो उर्दू में कर दी जाएगी। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। पीपल्स पार्टी अदलिया महाजराई का एक और बाब बंद, सदर मुमलकत अब पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन नहीं रहे। इंतखाबी अमल अपने तयशुदा ज़ाब्ते के तहत आगे बढ़ रहा है। निगरान वज़ीर आज़म और 3 वज़रा आला अपने ओहदे संभाल चुके हैं। पंजाब की ज़राअत आला का कुर्रा अभी किसी के नाम नहीं निकल पाया। पीपल्स पार्टी, इसके इत्तेहादियों और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो कुछ विफाक में हुआ वही कुछ पंजाब में हो रहा है। किसी नाम पर इत्तेफाक होना मुश्किल नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी अपने पेश करदा नामों नजम सेठी और जस्टिस रिटायर्ड सैयद जाहिद हुसैन पर बज़िद है, जबकि मुस्लिम लीग नून जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा और ख्वाजा ज़हीर के नामों पर ईमान रखती है। सो निगरान वज़ीर आला की खबर इलेक्शन कमीशन से ही आएगी। एक खबर यह रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने तीर का इंतखाबी निशान जारी कर दिया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में अपनी पार्टी के इंतखाबी कागजात जमा करवाए हैं। इसमें पार्टी के बुनियादी ढांचे को तब्दील कर दिया गया है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी कानून के मुताबिक पार्टी के चेयरमैन नहीं रहे, और पार्टी के नए सेक्रेटरी जनरल भी मुंतखब कर लिए गए हैं। साबिक गवर्नर पंजाब जनाब सरदार लतीफ खान खोसा जहांगीर बदर की जगह अब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, और यही पार्टी के सरबराह होंगे। तावक्ते के बिलावल भुट्टो 25 साल की उम्र को पहुंचकर पार्टी की क़यादत ना संभाल लें। इसका दूसरा मतलब है कि अगर पार्टी का चेयरमैन नहीं रहा तो फिर शरीक चेयरमैन भी नहीं होगा, यानी सदर मुमलकत के पास इस वक्त दूसरा कोई ओहदा मौजूद नहीं। यूं लग रहा है कि पीपल्स पार्टी बतदरीज अदलिया से महाजराई की अपनी पॉलिसी तब्दील कर चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से मुसलसल कहा जा रहा था कि सदर मुमलकत पार्टी सियासत से दूर हो जाएं, बसूरत दीगर अदालत हुक्म जारी करने का इरादा जाहिर कर चुकी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी मलकियत के इस वक्त 3 दावेदार हैं, इनमें से आसिफ अली जरदारी जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो पीछे रह जाने वाली बाकी मुद्दत सदारत में महाजराई से गुरेज बरतेगी। लेकिन खबर यह भी है कि यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी पर लाड़काना से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी, और इस जलसे में सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी भी होंगे। सवाल यह है कि आसिफ अली जरदारी अगर पार्टी सियासत से दूरी इख्तियार करते हैं तो फिर इंतखाबी मुहिम में रंग कैसे पड़ेगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा साहब। शौकत बसरा साहब, ये क्या बात हुई? लगता तो यह है कि पीपल्स पार्टी आखिरकार मान रही है, सदर साहब अब दूसरा ओहदा छोड़ रहे हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर है? उसामा भाई, हमने जैसे आपने कहा, हमने तो पहले भी कभी महाजराई अदालतों के साथ नहीं की। हम अपने केस अदालतों में ज़रूर लड़ते हैं, अदालतों से हम कभी नहीं लड़े, कभी हमने हमले नहीं किए अदालतों पे। इसके बावजूद कि हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जुडिशल मर्डर कर दिया गया, शहीद बीबी साहब को कभी रिलीफ नहीं मिला। हम आप 5 साल से आज भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे बैठे हैं। हमारा आईनी वज़ीर घर भेज दिया गया। साहब अब सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, किसी पार्टी की हिमायत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर करेंगे तो हम फैसला सुनाएंगे। अगर सियासी सदर ना होता ना
कोई साजिशी सदर होता जो पहले होते थे तो आज ये हम यहाँ तक पहुँचते ना। ये सियासी सदर हैं जिन्होंने मोर्चा संभाला है, तो आज हम एक सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी सदर पाकिस्तान ने अपने तमाम इख्तियारात पहले ही पार्लियामेंट को दे दिए हैं। बाकी जहाँ तक आप अदलिया की बात करते हैं, सदर पाकिस्तान ने ये जो अभी हमने नए इलेक्शन कराए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले ही पार्टी की क़यादत संभाल चुके हैं, सरदार लतीफ़ खोसा साहब को हम लेके आए हैं। हमने जो भी किया है इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी किया है। हमने कन्फ्रंटेशन ना कभी माजी में की है ना आइंदा कभी करेंगे। ये तो खैर, अब तो सेक्रेटरी जनरल के 2 ओहदेदार सामने आ गए। जहांगीर बदर साहब भी आप कह रहे थे। मुझे ये बताएं सदर साहब, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में शरीक होंगे, नहीं होंगे, क्या करेंगे वो? देखिए, सदर पाकिस्तान ने आज बाकायदा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने, जिन्होंने इंतखाबी मुहिम चलानी है, उनको बाकायदा नॉमिनेट कर दिया गया है। सदर पाकिस्तान सदर हैं, पहले भी उन्होंने कभी, वो पूरे पाकिस्तान के सदर थे, सिवाय मुस्लिम लीग नून के जो उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करती थी। पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां उनको मिलती थी जाके, आज भी मिलती हैं। अगर ऐसा है 4 अप्रैल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम शुरू कर रही है, उसमें सदर आसिफ अली जरदारी भी शरीक हो रहे हैं, उस जलसे में वहां पर होंगे वो? देखें, जहां तक लाड़काना की अगर बात करते हैं तो लाड़काना जो है जहां हमारे शहीद सोए हुए हैं, अगर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब वहां जाते हैं और वहां जाके अगर कोई बात करते हैं तो इसका मतलब नहीं है वो सियासत कर रहे हैं। जहां इंतखाबी मुहिम का आगाज हो रहा है, मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम का आगाज वहां से कर रही है। पहली बात तो यह है कि अभी तक ये फैसला नहीं किया गया कि सदर पाकिस्तान वहां एड्रेस करेंगे या नहीं करेंगे। ये भी हमारी पार्टी की बाकायदा मीटिंग होगी। लेकिन मैं अर्ज करूं, अगर वहां पर वो तशरीफ ले जाते हैं तो वो सदर, जिन लोगों ने आज पाकिस्तान के लिए जो शहीद वहां पे सोए हुए हैं, हमारे ऊपर तो हम अच्छा काम भी करते, उंगलियां उठती हैं सामा भाई। सो मैं समझता हूं कि ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे जो अदालतों से महाजराई होगी। हमने हमेशा अदालतों के साथ या तमाम इदारों को मजबूत करने की बात की है, उनको कमजोर करने की। बार बार हाईकोर्ट को कहना पड़ा छोड़ दें। आखिर जो उनका हुक्म आया था वो था कि सियासत में हिस्सा ना लें, सियासी पार्टी की हिमायत ना करें, नहीं तो अदालत हुक्म जारी करेगी। दूसरे मसले पर आते हैं हम। वज़ारत आला का मामला भी लगता है रुक सा गया है। आप उस कमेटी के मेंबर हैं जिसने पंजाब का वज़ीर आला चुनना है। क्या मसला हो गया? अगर सेंटर में निगरान वज़ीर आज़म आपका आ गया है, यहाँ पंजाब का मान जाए? वैसे मैं समझता हूँ कि आप ये देखिए कि जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग नून है, बाकी तमाम सूबों के अंदर कंसेंसस के साथ वज़ीर आला भी आ गए, वहां पर केयर टेकर कैबिनेट्स भी बन रही हैं। वहां आपके इत्तेहादी नहीं, बात ये ऑपोजिशन है, इसलिए बात माइंडसेट की है, स्पिरिट की है और इस कन्विक्शन की है कि हम जिस जज्बे के लिए हमने तरमीम की थी उस पर अमल भी होना चाहिए जी। मरकज की बात, अब मैं पंजाब की, जब चूंकि हम कमेटी में बैठे हुए हैं, आज हमने जो 2 नाम आपने दिए, 2 नाम उनके थे, हमने उनके ऊपर मुकम्मल डिस्कशन की है। आप उनकी फुटेज निकाल लें, राना सनाउल्ला साहब की। उन्होंने कहा जी आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो अपराइट हैं, क्योंकि हमने क्राइटेरिया बनाया था और हमने मदर पार्लियामेंट को फॉलो किया था कि जो भी केयर टेकर होगा वो इम्पार्शियल होगा, न्यूट्रल होगा, बायस नहीं होगा, किसी पार्टी के साथ पॉलिटिकल अटैचमेंट नहीं होगी, किसी का मंजूर नजर नहीं होगा। ये तो ऐसे है, उसने कभी जिंदगी में वोट ना डाला हो, ये बात नहीं, उसका कोई रिश्तेदार कभी किसी पार्टी के साथ मुंसलिक ना रहा हो, ऐसा कोई हो सकता है? अच्छा, उन्होंने आपके नामजद करदा लोगों पर इतराज नहीं किया, आपको क्या इतराज है जस्टिस राइड आमिर रजा पर? मैं अर्ज करता हूँ, जस्टिस आमिर रजा सबसे पहले तो वो जज हैं जिन्होंने ज़ियाउल हक, जिसमें मियां नवाज शरीफ ये दोनों शामिल थे, उनके साथ पीसीओ के ताबे हल्फ लिया। लाहौर हाई कोर्ट के सदर थे, पीसीओ ज़ियाउल हक के हक में करारदादें पास करवाई। ये वही आमिर रजा हैं जिनके बहुत करीबी अजीज ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को, मैं आ जाता हूँ उस पर आता हूँ मैं, जिसमें शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर डेथ सेंटेंस हुई, उसको फैसले को अपहोल्ड किया जस्टिस नवारुल हक साहब ने। ये वही आमिर रजा हैं जिनके अब मैं अब मौजूदा बात इन्होंने तो नहीं किया ना, मेरी बात तो सुन लें, अब मौजूदा सुन लें। ये बाकायदा पे रोल पे हैं पंजाब गवर्नमेंट के, जो खुद पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा हो, पंजाब गवर्नमेंट से गाड़ियां भी लेता हो, पेट्रोल भी लेता हो, उनके हेल्थ कमीशन का चेयरमैन भी हो, उनकी पॉलिसी और प्लानिंग कमेटी का माइंड सेट हो, और आप ये बताएं कि जो बैनुल फंड है उसका चेयरमैन हो, जो उनके तमाम इदारों में आज आशियाना हाउसिंग स्कीम बेल्टिंग पेपर का चेयरमैन हो, वो बताइए क्या बायस नहीं है, क्या न्यूट्रल है, क्या इम्पार्शियल है? नंबर 1 ख्वाजा ज़हीर साहब, ख्वाजा ज़हीर साहब, उनकी भी बड़ी मोहब्बत है नून के साथ और ज़ियाउल हक के साथ। वो किस तरह? ख्वाजा ज़हीर साहब जो इत्तेसाब कमीशन बनाया गया था, जिसके सैफुर रहमान साहब चेयरमैन थे, वहाँ ये एडिशनल सेक्रेटरी थे, और तमाम मास्टरमाइंड शहीद बीबी साहब के खिलाफ जो केसेस बनाए गए ये थे। ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा हारिस साहब जो कि ब्लू आइड बॉयज हैं, उनके करीबी अजीज हैं। अब सुन लें दूसरी बात, जो मुस्लिम लीग नून की लीगल कमेटी है पंजाब के अंदर, उसके वाइस चेयरमैन है और चेयरमैन जाहिद अहमद हैं। और फिर ये मियां नवाज शरीफ साहब के स्टाफ अफसर रहे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे।
इन हालात में अब हमारे दो नाम हैं, अब कंपैरिजन करें जी। उन पर तो वो हो गई बात, वो कहते हैं जी दोनों अच्छा, आपके नाम अगर अच्छे बात हैं, हो गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे इन दो नामों से, ये दो नाम आपको वो पता क्या नून लीग कहते के लगता है ये भी मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और फिर जो आएगा देखते हैं आप भी नून लीग की तरह अंदर की बात सुन ले, अंदर की बात। मेरे वो वक्त कहते खत्म हैं हो आपके गया। बंदे ठीक है लेकिन हमारा बंदा बना दें भाई। ये कुछ अब बनना ही नहीं, ये चार कुछ में से बेजा किसी ने सखिया बदला रहे बचा खुदा है। वाली बात है भाई। अगर बंदे अपराइट हैं उनको नामजद करें और हमारे दोनों बंदों के ऊपर, और अगर इन्होंने ये बात ना मानी जी। हम तमाम इतराजात के साथ इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, तमाम फिर वो इनकी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन, लेकिन मुझे मर्जी है, यकीन जिसको है मर्जी सेंस announce प्रिवेल करें। करेगी। ठीक है। उन्होंने कहा था कि हम अपनी क़यादत से पूछ के बताएंगे और सुबह इंशाल्लाह हमारे दो नामों में से एक नाम फाइनल हो जाएगा। शौकत बसरा साहब का कहना है कि उनके नामों में से एक नाम कल फाइनल हो जाएगा। पार्लियामानी कमेटी के मेंबर भी हैं जिसने निगरान वज़ीर आला पंजाब का फैसला करना है, लेकिन लगता यही है कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा ये मामला। अभी शौकत बसरा साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। शाहजेब कत्ल केस में मोजज़े पर मोजज़ा हो रहा है। पहले मुल्जिम कमसिन बताया गया, फिर प्रोसिक्यूटर बदला गया और अब गवाह ही मुनहरिफ। शाहजेब कत्ल केस में मोजज़े पर मोजज़ा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने की वजह से केस चल रहा था, मगर पैसा और असर और रसूख कदम कदम पर अपने करिश्मे दिखाता रहा। सुप्रीम कोर्ट की वजह से मरकजी मुल्जिम शाहरुख की दुबई से वापसी हो गई, मगर कभी इसे कमसिन करार दिया गया और कभी प्रोसिक्यूटर जनरल बदल दिया गया। और अब खबर यह है कि इस केस में 4 में से 2 गवाहों ने शाहरुख जतोई और दीगर मुल्जिमों को शनाख्त करने से ही इनकार कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में शाहजेब कत्ल केस के 2 गवाह मोहम्मद अली आमिर और शहरियार ने दौरान बयान अदालत को बताया कि वो कंट्री क्लब में झगड़े की आवाज सुनकर जाए वकुआ पर गए थे, लेकिन अंधेरे की वजह से मुल्जिमों को देख नहीं सके। गवाहों के ताजा बयान के बाद शाहजेब केस में सरकारी वकील मुंतजिर अली मेहदी ने एटीसी कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस सजाद अली शाह से दरखास्त की है कि मुद्दई मुकदमा यानी शाहजेब के वालिद और गवाह इस्तगासा से ताबुन नहीं कर रहे। लगता है उन्होंने कोर्ट से बाहर मामला तय कर लिए हैं, जिसकी वजह से इस्तगासा का मुकदमा खराब हो रहा है। सरकारी वकील की इस दरखास्त से लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। गवाहों के शनाख्त से इनकार के पीछे क्या कहानी है, मुद्दई मुकदमा क्यों पीछे हट रहे हैं, और सवाल यह भी अहम है कि अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का क्या बनेगा, केस में आने वाला नया मोड़ क्या है। जानते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे बाबर सलीम से, और लियाकत राना भी हमारे साथ हैं। बाबर सलीम, ये क्या हो रहा है? अचानक गवाह किस तरह से मुनहरिफ हो गए, क्या हुआ ये? उसामा, अफसोसनाक सूरत हाल है। जैसे आपने अपनी ओपनिंग जो आपने डिलीवर किया अभी बात कि पैसा और उसके साथ असर और रसूख दोनों ही जो है वो अब काम दिखा रहे हैं इस केस में, और ये वो चीज़ है जिसका शायबा आज से नहीं रोज़े अव्वल से हम इस बात का अंदेशा कर रहे थे कि ये मामला कुछ इसी तरीके से शायद डील होगा, क्योंकि जो मुल्जिमान हैं वो इंतहाई ताकतवर लोग हैं। ये वो पहला बयान है, मेरे हाथ में इस वक्त ये कॉपी मौजूद है उस बयान की, ये ट्रू कॉपी है, अटेस्टेड कॉपी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी। शहरियार नामी वो गवाह जिसने आज कहा कि वो नहीं जान सका, नहीं देख सका, वो अपने इस बयान में खुद कह रहा है कि कंट्री क्लब अपार्टमेंट जहां पे ये झगड़ा शुरू हुआ था, वहां झगड़े की आवाज सुनकर जब ये नीचे गया तो नवाब सिराज तालपुर और दीगर मुल्जिमान जिसके ये खुद नाम लेता है उनको इसने देखा, पहचाना, और उसके बाद ये मुल्जिमान उस गाड़ी के पीछे गए जिसमें के जो है वो शाहजेब के पीछे जाके उन पर फायरिंग की गई। दूसरा जो मुल्जिम है मोहम्मद अली आमिर, उसका बयान भी बिल्कुल इसी तरीके से है। वो कहता है कि अंधेरे में वो नीचे जरूर गए, लेकिन इन मुल्जिमान को उन्होंने देखा और इनको मारते हुए देखा मकतूल को। तो इस तमाम सूरत हाल में ये बात बहुत वाज़ेह है कि असर और रसूख के साथ साथ कुछ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। लियाकत राना, आउट ऑफ द कोर्ट की तो बात बाबर सलीम कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है? मुसलसल आप इस केस को देखते रहे, अदालत में क्या हो रहा है, अब क्या होने जा रहा है? देखें, जहां तक अदालत में होने की बात है तो अदालत तो कोशिश कर रही है कि किसी तरह इस केस की समाअत मुकम्मल कर ली जाए, लेकिन पहले मुद्दई मुकदमा ने दरखास्त दी कि उसको और उसके गवाहों को मुल्जिमान की तरफ से थ्रेट किया जा रहा है। उसके बाद अदालत ने एक आर्जी हाई कोर्ट में दरखास्त दी कि जो तफ्तीशी अफसर है वो और जो मुल्जिमान के गवाह है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मुकदमे की समाअत जो है वो मुकम्मल नहीं हो पा रही। आज सिंध हाई कोर्ट ने दूसरी दफा अदालत को मजीद मोहलत दी है मुकदमा की समाअत करने की। आज जो गवाह जिन्होंने मुल्जिमान को शनाख्त करने से इनकार किया है अदालत के अंदर, जब वो दिलचस्प बात यह है कि जब वो गवाही देखने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड कराने के बाद निकले तो उनको मुद्दई मुकदमा अपनी गाड़ी में खुद बिठाकर अपने साथ लेके गया है।
सूरत हाल बिल्कुल तब्दील होती हुई नजर आ रही है। मुद्दई मुकदमा का भी रवैया तब्दील हो गया है, जबकि अंदर सूरत हाल ये कि 3 इसके प्रोसिक्यूटर तब्दील हो चुके हैं, मुल्जमान और जो मुद्दई मुकदमा है उसके गवाह उसके वकील बार बार तब्दील हो रहे हैं। जब जो चौथा प्रोसिक्यूटर आया है उसने आज हाईकोर्ट में दरखास्त दी कि ना तो मुद्दई मुकदमा से ताउन करना है, ना गवाह ताउन करें, जिस वजह से तगादा का केस खराब हो रहा है। जी, और जब मुद्दई और गवाह इस तरह से करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगी, और लगता है ऐसे है कि एक और ऐसा नोटिस है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जिसका हमें कोई फैसला होता नजर नहीं आ रहा। हम शुक्रिया अदा करते हैं बाबर सलीम का और लियाकत राना का हमारे साथ है। एक और केस शाहरुख जतोई केस शाहजेब का जिसने कत्ल किया, और अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बावजूद लगता यह है कि सजा शाहरुख को नहीं हो सकेगी। गवाह जो हैं वही फिर गए हैं अपने बयानात से। यह था आज का प्रोग्राम। मोहम्मद उसामा गाजी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।